चलो ठीक है, आज है लेक्चर 15 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। कल हमने किया था फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या तू क्या बोल रहा था? वाह। फर्स्ट लॉ में क्या पढ़ा था? फैराडे फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज पास। तो फर्स्ट लॉ में हमने ये वाला स्टेटमेंट था उसका कि वेट इतना डिपॉजिट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, और इसको हम आईटी भी लिख सकते हैं। और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या यूज किया था? जेड आई टी। जेड क्या था? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, जो किसके इक्वल होता है? इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय फैराडे। ठीक है, ये पढ़ा था हमने। अब कभी कभी क्या होगा क्वेश्चन में, आई तुमको रेंज में मतलब टी का वेरिएबल दे रखा होगा, जैसे आई इज इक्वल टू मान लो 2t दे रखा है, तो कैसे सॉल्व करना है? तो इसको क्यू हम इस तरह भी निकालते हैं, क्यू इज इंटीग्रेशन ऑफ आई के साथ टाइम का इंटीग्रेशन करके निकालना। ऐसा क्वेश्चन कभी आया तो नहीं है, पर अगर आ जाता है तो ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अगर वेरिएबल दे रखा है तो चार्ज कैसे निकालना। एक क्वेश्चन हम कर लेंगे इससे रिलेटेड ताकि क्लियर हो जाए। ये वाला क्लियर है ना एकदम? वेट डिपॉजिटेड निकाल दोगे, इसके प्रैक्टिस करेंगे हम अच्छे से, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि ये पेपर में आता है। तो एक पहले एक क्वेश्चन लिख लो इससे रिलेटेड। डेंसिटी वेंसिटी का फॉर्मूला आता है ना, डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम। कोई दिक्कत इस फॉर्मूले में? और वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम अगर कोई क्यूबॉइड का है तो हम L इंटू बी इंटू एच लिख देते हैं, किसी क्यूब का है तो ए क्यूब लिख देते हैं। अगर कोई किसी जनरल चीज का बोले तो एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट लिख देते हैं, कोई भी डिस्टेंस मतलब कोई भी एक फैक्टर। मुझे यहाँ पे क्यूब की यूनिट चाहिए, तो इससे रिलेटेड इक्वेशन कर रहे हैं, अच्छे से सोच के करना। अच्छा क्वेश्चन है। लिखो सिल्वर इज इलेक्ट्रो डिपॉजिटेड, सिल्वर इज इलेक्ट्रो डिपॉजिटेड, इलेक्ट्रो डिपॉजिटेड on a vessel, on a vessel, on a vessel of total surface area, on a vessel of total surface area of 800 centimeter cube, of 800 centimeter cube by passing a current of 0.2 amperes, by passing a current of 0.2 amperes for 3 hours, for 3 hours. For 3 बोलने के लग जाते हो तुरंत ही। For 3 hours, calculate the thickness of the silver deposited given that density of silver is 9.67 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मोलर मास होता है एजी का 108। ये अभी मैं लिख रही हूँ पर ये तुमको एजी का याद रहना चाहिए, मोलर मास क्या होता है 108। क्या भूकंप ला रहे हैं? कर इसको सॉल्व करो। सोच पा रहे हो क्या कर सकते हैं? इक्विवेलेंट तो यहाँ से देखिए, इक्विवेलेंट वेट पता है ना, इक्विवेलेंट वेट पता है कैसे निकालते हैं? मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। एजी का एन फैक्टर 1 ही होता है,
उसके उससे सॉल्व करके मतलब देख। नहीं, टाइम हमेशा सेकंड में रहेगा, तब जाके बैलेंस होगी यूनिट। टाइम को किस में लेंगे हम? सेकंड्स में। फॉर्मूले में सेकंड्स में पुट करेंगे। क्या वो सब नहीं दे रखा, थिकनेस निकालनी है तुझसे। पहले वेट निकालोगे, वेट निकालने के बाद डेंसिटी दे रखी है, वॉल्यूम निकालोगे। वॉल्यूम निकाल लिया, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू थिकनेस। एरिया भी गिवन है, थिकनेस निकालना है। स्टार्टिंग में 800 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइनल थिकनेस है 3.125 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर। 3.125 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर। वेट निकालने के बाद डेंसिटी दे रखी है, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम निकालने के बाद वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई बाय थिकनेस। एरिया दे रखा है, थिकनेस निकालना। साइड में रख लो बैग को, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोल रहे हैं? वेट निकालना पड़ेगा। अपन ने कैसे निकाला वेट? 3.125 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर। वेट कैसे निकालना है? 108। एन फैक्टर कितना हो जाएगा इसका? 1 डिवाइड बाय 96500 फैराडे। करंट कितना दे रखा है? करंट कितना दे रखा है? 0.2 और टाइम 3 आवर्स। उसको सेकंड में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 इंटू 60 इंटू ये मल्टीप्लाई करके मेरा वेट आ जाएगा। ऐसे ही किया है ना? कितना आ रहा है इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करके? ये वाला कैलकुलेशन करके 2 पॉइंट इतने ग्राम आ रहा है। ठीक है, डेंसिटी दे रखी है तुमको, कितनी दे रखी है डेंसिटी? 9 डेंसिटी नहीं नहीं 9.67 रे 9.67 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, इज इक्वल टू 2.376 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 9.67 सेंटीमीटर क्यूब। इसको डिवाइड करके क्या आ रहा है? पेपर में कैलकुलेशन इतना डिफिकल्ट नहीं मिलेगा, पर ये कॉन्सेप्ट मिल सकता है। 0.24 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई बाय थिकनेस। तो 0.24 डिवाइड बाय एरिया कितना है तुम्हारा? 900 है क्या है? 800। तो इसको डिवाइड करके क्या आ रहा है? ये आ जाएगा, सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा 0 पॉइंट, थोड़ा और छोटा आ रहा होगा आंसर। हाँ, 800 से डिवाइड कर रही है तो 0.24 को कितना आ रहा है? 0.30 है ना, मतलब वही आ गया फिर 3 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, समझ गए कैसे निकाला है? समझ आएगा?
लिख लो इसको, 3 आगे 125 ही कुछ आएगा, सेंटीमीटर आ जाएगा इसको सोल्व करके। इसको मैं लिख सकती हूँ 3.125 इंटू 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर। हुआ सबका? हो गया? क्या गड़बड़ की थी कैलकुलेशन में? वाह, राइट ही नहीं लिया तूने। चलो अगला सवाल लिखना है, लिख लो इसको पहले फिर बोलती। हो गया था तेरा? कहाँ अटकी? मास फैराडे ने पुट किया। फैराडे का मतलब क्या वैल्यू होती है फैराडे की? एग्जैक्ट यूनिट अगर लिखेगा तो कूलाम पर मोल। ठीक है, कभी यूनिट कैंसिल करनी हो तो लिख के कर देना, वरना बोलोगे मोल पर मोल कहां से आ गया है। 1 मोल का चार्ज होता है ना ये। हो गया आयुष? अगला सवाल लिखना है। इन एन aqueous solution of silver nitrate, सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? AgNO3। A variable current is passed for 4 seconds. Calculate amount of silver deposited. क्या करंट दे रखा है तुमको? I2t है 0 और 2 सेकेंड्स के बीच, ठीक है, और I की वैल्यू 8 - 2t है 2 और 4 सेकेंड्स के बीच। ये दो वेरिएबल टर्म में दे रखा है। 4 सेकेंड के लिए करंट पास किया, 2 सेकेंड के लिए इस तरह से और 2 सेकेंड के लिए इस तरह से। उसके बाद I बन जाता है 0, t ग्रेटर देन 4 से जब होता है। तो इसको सॉल्व करना है तुमको। अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिट W निकालना है। तो इसके लिए अपन यही फॉर्मूला यूज करेंगे, Q इज इक्वल टू I.dt। तो दोनों के लिए इंटीग्रेट कर दो, 0 से 2 के लिए ये वाला चीज लगा के और 2 से 4 के लिए ये वाला। मैं Q निकाल देती हूँ, उसके बाद वेट डिपॉजिटेड निकाल। जब 0 से 2 तक रेंज है तो I की वैल्यू क्या है? I की वैल्यू 2t। इसको इंटीग्रेट करना जानते हो ना, प्लस जब I की वैल्यू है 2 मतलब 2 से 4 जब टाइम की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू क्या है? 8 - 2t। ठीक है, t का इंटीग्रेशन dt के रिस्पेक्ट में क्या होता है? t स्क्वायर बाय एक पावर बढ़ जाती है, उतनी पावर डिवाइड में आ जाती है। ऐसे ही करते हैं ना। x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? यही होता है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा? 2t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और इसको 0 से 2 लिमिट पुट कर देंगे। क्लियर है ये चीज? प्लस इसका क्या हो जाएगा? कांस्टेंट का क्या रहता है? इंटीग्रेशन 8t। डिफरेंशिएशन 0 होता है, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? वही एक वैल्यू बढ़ जाएगी, 0 + 1 1 आ जाएगा। तो इसका क्या आ जाएगा? 8t डिवाइडेड बाय 1 ही। इसकी लिमिट क्या है? 2 से 4 माइनस 2t का क्या हो जाएगा? वही सेम 2t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 2t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और इसकी लिमिट क्या है? 2 से 4। इसको सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है।
ये आ जाएगा कूलाम में, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। चार्ज निकाल रहे हैं ना। हाँ, वैल्यू पुट करके आंसर बताओ कितना आएगा। 8 आ रहा है ना। सोल्व करके इसको आएगा 8 कूलाम, मतलब 8 कूलाम इलेक्ट्रिसिटी पास की गई है। वेट डिपॉजिटेड निकाल लोगे, निकालो। इसमें हम पुट कर रहे हैं, इस वाले में वेट इज इक्वल टू जेड मल्टीप्लाई बाय क्यू। जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 108 डिवाइड बाय एन फैक्टर इसका 1, क्यू कितना आया है, आंसर निकाल लो इसको सॉल्व करके। और अगर दूसरे तरीके से करना है, एजी प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स एजी, मतलब एक फैराडे यूज हो रहा है 1 मोल डिपॉजिट करने के लिए, मतलब 96500 कूलाम डिपॉजिट हो रहा है 108 ग्राम डिपॉजिट करने के लिए। 1 कितने के लिए होगा 108 डिवाइडेड बाय 96500, 8 कितना करेगा 108 डिवाइड बाय 96500 मल्टीप्लाई बाय 8, यही आ गया। हो गया अंत तेरा, हो गया उमेश, हो गया खुशबू, ठीक है। अगला टॉपिक लिखो, सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे, सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ, सेकेंड लॉ क्या बोलता है, सेकेंड लॉ में बोला गया है, फर्स्ट लॉ से डिराइव्ड है कि अगर किसी दो सॉल्यूशन से सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास हो, क्या बोला मैंने, सेम अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्यू सेम हो, क्या इनको सदमे पड़ रहे हैं, जब क्यू सेम रहता है तो जितना वेट डिपॉजिट हो रहा है रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे, वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इक्विवेलेंट वेट की, मतलब उनकी रेशियोज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्या बोल रही मैं कि एक इलेक्ट्रोड में कुछ वेट 1 डिपॉजिट हो रहा है, ये इक्वल है जेड मल्टीप्लाई बाय क्यू के, यही है ना, इसको मैंने Z1 लिख दिया, ठीक है। दूसरे इलेक्ट्रोड पे क्या डिपॉजिट होगा Z2 मल्टीप्लाई बाय क्यू, मैंने बोला सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जब आप पास करते हो तो वेट 1 डिपॉजिट हो रहा है, वेट 2 डिपॉजिट हो रहा है, तो इन दोनों को अगर डिवाइड करें हम इक्वेशन को तो क्या बन जाएगा, वेट 1 डिवाइडेड बाय वेट 2 इज इक्वल टू Z1 बाय Z2। किसी को दिक्कत ये समझने में, ये किसके इक्वल होता है, इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय फैराडे, ये किसके इक्वल होता है, इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय फैराडे। W1 डिवाइड बाय W2 किसके इक्वल आ जाएगा, E1 डिवाइडेड बाय E2। यही होता है सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। लिखो इसका स्टेटमेंट लिखो, उसके बाद ये लिखना है। If equal amount of electricity, if equal amount of electricity, equal amount of electricity or charge is passed through two different solution, then weights of the substance, two different solution, then weights of the substance deposited or produced in two solution, in these two solutions
in these two solution are in the ratio of their equivalent weights. Are in the ratio of their equivalent weight. Are in the ratio of their equivalent weight. उसके बाद ये लिख लो, तो ये स्टेटमेंट किसकी आती है? ये किससे हमको पता चलता है कि W इज इक्वल टू Z मल्टीप्लाई बाई Q? फर्स्ट लॉ। ये है, मतलब ये फर्स्ट लॉ से डिराइव्ड लॉ है, ये सेकंड लॉ। क्या हो? जब सेम रहता है तब सेम होगा। कंडीशन लगा दी ना इफ वाली, नहीं रहेगा तो अलग अलग रहेगा, तो अलग अलग लगाएंगे फिर। ये सेकंड लॉ का इक्वेशन है। अरे आज मेरी बोतल कहाँ गई? प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, क्वेश्चंस इसके बाद में करेंगे, उसके भी बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं हमको, फर्स्ट लॉ के भी। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, तो जो इलेक्ट्रोलाइसिस, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे कैथोड या एनोड पे प्रोडक्ट बन रहे हैं उसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोडक्ट बोलते हैं। अब वो डिपेंड करते हैं कि आप किस इलेक्ट्रोलाइट को इलेक्ट्रोलाइज कर रहे हो, ठीक है, कि किसको तोड़ रहे हो, अगर और इलेक्ट्रोड पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा। जैसे जेडन वाले केस में इलेक्ट्रोड पार्टिसिपेट कर रहे थे, जेडन और कॉपर इलेक्ट्रोड के केस में, पर अगर हम कोई प्लैटिनम इलेक्ट्रोड ले लेते हैं या कोई इनर्ट इलेक्ट्रोड ले लेते हैं तो वो पार्टिसिपेट नहीं करते रिएक्शन में, तो वो नहीं, उसमें कुछ ऐसा डिपोजिशन वाला चीज अलग से देखने को, मतलब वो डिपॉजिट नहीं होगी किसी पे भी। तो ये डिपेंड करता है आप कौन सा इलेक्ट्रोड ले रहे हो, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो। तो हम इसको सीखते हैं कि कभी कभी, क्योंकि ऐसा होता है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पे डिपेंड करता है कि क्या डिपॉजिट होगा क्या नहीं होगा, पर और भी चीजें रहती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो कुछ बोल रहा होगा कि डिपॉजिट होना चाहिए पर वो नहीं होता। तो पहले प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का थोड़ा डिस्क्रिप्शन लिख लो। लिखो, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस डिपेंड्स ऑन, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रो, भाई बात मत करो, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस डिपेंड्स ऑन the nature of material, depends on the nature of material being electrolyzed, nature of material being electrolyzed, and the type of electrode being used, and the type of electrode being used, type of electrode being used, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड बोला, इलेक्ट्रोलाइट नहीं बोला। वो 10 दिन में एक बार आता है। लक्ष्मी देवी आई है, लक्ष्मी नैन एब्सेंट। मैंने बोला प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस डिपेंड्स ऑन द मटेरियल बीइंग इलेक्ट्रोलाइज्ड, ठीक है, एंड द नेचर ऑफ मटेरियल बीइंग इलेक्ट्रोलाइज्ड, नेचर ऑफ मटेरियल बीइंग इलेक्ट्रोलाइज्ड, and the type of electrode, and the type of electrode being used। लिख लिया इतना? ठीक, अभी नोट में डाल के लिखो, कैसे हम सेलेक्ट करते हैं कि अगर मेरे पास मल्टीपल आयंस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, अगर मैं किसी का एक्वस सॉल्यूशन ले रही हूँ, मान लो CH2 का एक्वस सॉल्यूशन लिया तो उसमें H2O भी है, होगा ना, अच्छे अमाउंट में होगा, तो H2O के H+ और OH- आयंस भी हो गए, तो कौन ज्यादा कंपटीशन जीतेगा डिपॉजिट होने के लिए, वो डिपेंड करता है उनके पोटेंशियल्स पे, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पे। एनोड पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अच्छा होना चाहिए, कैथोड पे रिडक्शन पोटेंशियल अच्छा होना चाहिए, यही हम लिखने जा रहे हैं। लिखो, इसमें नोट में लिखो, इन केस ऑफ 2 or more ions, in case of 2 or more ions, present in the solution, during electrolysis,
ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस certain ion are discharged or liberated at the electrode in preference to the other ions. In preference to the other ions. In general, अगली लाइन में लिखना है in general, in such a competition, the cation which is stronger oxidizing agent मतलब रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी उसकी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अच्छा, तो रिडक्शन पोटेंशियल कैसा होगा, मतलब खुद को अच्छे से रिड्यूस कर ले रहा है और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर ले रहा है। ब्रैकेट में लिखो हाई एसआरपी वैल्यू। फ्लोरीन जो है सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, टेबल में कहां पे आता है, सबसे नीचे आता है, सबसे हाई पोटेंशियल रहता है उसका। तो ऐसे याद रख लिया करो, एक एक एग्जांपल लेके रख लो दिमाग में। एलआई का ले लिया, वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है, उसका पोटेंशियल काफी कम रहता है, रिडक्शन पोटेंशियल। नीचे फ्लोरीन रहता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है सबसे अच्छा, उसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत हाई रहता है। तो इसके ब्रैकेट में लिख लो हाई एसआरपी वैल्यू इज डिस्चार्ज्ड एसआर के नहीं एसआरपी is discharged at the cathode first at the cathode is discharged first at the cathode। तो अगर हम ऐसे जा रहे हैं, हम अपनी सीरीज में देखेंगे तो इस तरफ में पोटेंशियल बढ़ता है, रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है ना भाई। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में स्टार्टिंग में ये वाले मेटल्स आते हैं, उसके बाद मेटल की रिएक्टिविटी कम हो जाती है, मतलब ये कॉइनेज मेटल आएगी, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड वगैरह। तो इस तरह जाने में इनका डिपोजिशन क्या होगा, बेटर हो जाएगा। और एसआरपी वैल्यू इंक्रीज्ड। तो अगर इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो Zn जल्दी डिपॉजिट होगा एल्यूमिनियम से, आयरन जल्दी डिपॉजिट होगा जिंक से, कॉपर जल्दी डिपॉजिट होगा इन सब से। ठीक है, जब ऐसे आयंस कॉम्पीट करेंगे आपस में सॉल्यूशन में, तो इस रेट पे डिपोजिशन होता है कैथोड पे। इन एक प्रोफेसर का नाम था एसआर के, वो तो आईटी बॉम्बे का अपने आप को एसआर की ही समझते थे, पूरा टशन में बोलते थे। यहां से तुमको ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये भी ध्यान रखनी है, जैसे एल्यूमिनियम का, क्योंकि अरे भाई जो हम डिपोजिशन निकालते हैं फैराडे फर्स्ट लॉ से, सेकंड लॉ से, तो उसमें हमको एन फैक्टर पता होना चाहिए। कभी कभी वो तुमको नहीं देगा, सिंपल बोलेगा एल्यूमिनियम डिपॉजिट हुआ, तो उसका बाय डिफॉल्ट है कितना रहेगा, 3। कोल्ड का भी क्या रहता है, 3। एजी का 1, कॉपर का 2। तो ये सब इससे ध्यान रखना है अगर वो रिएक्शन में ना दे। जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, एल्यूमिनियम आता पहले, दिखाना है एनसीईआरटी। चलो देख, नहीं इस साइड रिएक्टिविटी बढ़ रही है, नहीं एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा ना, रिएक्टिविटी कम हो रही है। एल्यूमिनियम इजीली एल्यूमिनियम 3+ में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, रिडक्शन मतलब जिंक का ज्यादा अच्छे से होगा। लिखो, सेकंड लिखो एनायन के लिए, ये था कैटायन के लिए। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका सब करता है। हाँ, आलू इधर, मतलब एल्यूमिनियम इधर ही आता है, जिंक से पहले ही आता है। चलो लिखो, सेकंड पॉइंट लिखो। सिमिलरली द एनायन
अगर कैटायन स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो एनायन कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट. सिमिलरली द एनायन which is stronger reducing agent, which is stronger reducing agent, और रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा है तो पोटेंशियल कौन सा इसका ज्यादा होगा? एसओपी ज्यादा होगा, एसआरपी कम होगा. कोई दिक्कत इसको समझने में? ब्रैकेट में लिख लो लो एसआरपी वैल्यू, लो एसआरपी वैल्यू और हाई एसओपी वैल्यू, और हाई एसओपी वैल्यू is liberated first at cathode, is liberated first at cathode, सॉरी एनोड, एनोड, ये तो एनोड पे लिबरेट होगी ना, फर्स्ट एट एनोड. इसका ऑर्डर क्या रहता है? अगर ये आयन लिबरेट होते तो किस ऑर्डर में होगी? SO4 2 माइनस, NO3 माइनस, नाइट्रेट आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, क्लोराइड आयन, यहाँ पे ब्रोमाइड और आयोडाइड. इस ऑर्डर में लिबरेशन होगा. इंक्रीजिंग इस साइड है, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इसको याद रख सकते हो सर स्नॉक से. सल्फेट, नाइट्रेट, हाइड्रोक्साइड, एक्स मतलब हेलाइड. एफ वाला ना बहुत कम जगह होगा कि एफ हाईली एक्सप्लोजिव बना देता है चीजों को. और हेलाइड में इस तरह से बढ़ता है, डाउन द ग्रुप जब जाते हैं तो डिपोजिशन रेट बढ़ता है. एनोड पे हो रहा है ना ये? नहीं, डाउन द ग्रुप हम जब डाउन द सीरीज जाते हैं तो कौन सी पावर बढ़ती है? रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है ना. रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है तो कौन सी पावर बढ़ेगी? ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगी. कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इसको समझने में क्या क्यों हो रहा है ऐसा? पोटेंशियल उल्टी पावर से रिलेटेड है. हाँ, सेम ही चीज है, तो बस अलग अलग बोलने का तरीका है. एक कॉन्सेप्ट लिख लो, इसका हमको आगे जरूरत पड़ेगा. ओवर पोटेंशियल, कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर पोटेंशियल या फिर ओवर वोल्टेज. ये लिख लिया है ना, ये वाली चीज सबकी हो गई? तुम्हारी हो गई? लिखो ओवर पोटेंशियल में लिखो sometime reaction at room temperature, sometime reaction at room temperature require extra voltage to cross the barrier, to cross the barrier to form products, this extra potential is known as over voltage. ये बनाओ, इसके बाद इसका एग्जांपल देखेंगे क्या मतलब है. कभी कभी क्या मतलब हुआ इसका, किसी रिएक्शन का मान लो E नॉट 1.23 वोल्टेज है फॉर एग्जांपल, पर उस प्रोडक्ट को डिपॉजिट होने के लिए हमको कुछ एक्स्ट्रा पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट है. तो वो एक्स्ट्रा पोटेंशियल की वजह से जो इससे कम वैल्यू वाला होगा वही डिपॉजिट हो जाएगा. एग्जाम्पल हम देखेंगे अभी, उस टाइम मैं ये चीज बताऊंगी जो हमने ओवर पोटेंशियल देखा था वो इसका रीजन. अभी बस तुम ये लिख लो. क्या कर रहा है? नींद आ रही है देखो. इसमें अलग ध्यान देना पड़ेगा. नींद आ रही है देखो. आंख खोल के क्या होता है? आंख खोल के भी सोने का टैलेंट होता है बहुत लोगों में. चलो कोई ना, कोई ये बना लिया है.
ये बना लिया तूने? ए, ब्रेक तोड़ना चल रहा है। अच्छा, इन दोनों में से बताओ कौन सी रिएक्शन ज्यादा स्पॉन्टेनियस है? कौन सी रिएक्शन ज्यादा स्पॉन्टेनियस है, होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है? सेकेंड वाली, क्योंकि कम नेगेटिव पोटेंशियल है उसका, इसमें किसी को दिक्कत, पर ये नहीं होती है, ऊपर वाली होती है, क्योंकि H2O का जो ये पोटेंशियल है, ओवर पोटेंशियल, ये काफी ज्यादा हो जाता है, जो ऊपर वाले का मतलब इस वैल्यू से भी ज्यादा बन जाएगा, जिसको ओवरकम करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो इन दोनों के प्रेजेंस ये रिएक्शन ज्यादा फेवरेबल है। क्यों? ओवर पोटेंशियल ऑफ H2O इज वेरी हाई, तो इस प्रोसेस को बहुत स्लो बना देता है। ठीक है, काइनेटिक्स में हम स्लो और फास्ट की बात करते हैं, तो ये किसका कॉन्सेप्ट है पूरा, जो ये पोटेंशियल वाला कॉन्सेप्ट है, काइनेटिक्स। पहले ये चीज लिख लो, बट के आगे वही तो लिखवा रही हूं कि ये क्यों नहीं स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस ये ज्यादा, ऊपर वाली क्यों होगी? ऊपर वाली का पोटेंशियल ज्यादा नेगेटिव है, तो कम होना चाहिए। वो ऑक्सीडेशन तो कम होना चाहेगा ना भाई। तुम बात मत क्या करो, बहुत डिस्टर्ब करते हो। तो ये कुछ बोलने लग जाओ पहले, हम तो, हमारा तो टाइम मिल गया, अब हमको हमारा ब्रेक है। ऊपर वाली क्यों होगी स्पॉन्टेनियस? वो ज्यादा छोटी वैल्यू है। चलो तुम ये लिखो, बाद में बताती हूँ जिसको नहीं आया। लिख लिया है? वो भी लिख लिया, इट शुड बी मोर स्पॉन्टेनियस। आगे लिखो, बट ऑक्सीडेशन of H2O, but oxidation of H2O is relatively slow process, and hence needs extra potential this extra, अगली इसी लाइन में आगे लिखो, this extra potential needed to oxidize H2O is called overpotential. And due to this overvoltage, the oxidation of chloride ions occurs at anode in preference to H2O. समझ गए क्या मतलब हुआ इसका? ऑल्दो इसका पोटेंशियल ज्यादा है ऑक्सीडेशन होने के लिए इसके कंपैरिजन में, पर ये फिर भी क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसका और पोटेंशियल ज्यादा हो जाता है। तो ये वाला क्लोरीन जो है वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा H2O की प्रेजेंस में। इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर कौन सा है? सेकंड वाला क्या है, छोटा है बड़ा? हाँ, कौन पहले आ रहा है? जीरो के पास कौन सा आ रहा है? ये ज्यादा बड़ा नंबर है। चलो अगला टॉपिक लिखो, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर।
बैलेंस नहीं है, साथ में ही है। दोनों ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, मैंने बैलेंस नहीं कर रखा, बस इतना बता रखा कि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। नीचे का क्या सिग्निफिकेंस था वैसे, क्या सोच के सोचा तूने? साथ में लिखा हुआ है ना नीचे। ठीक है, लिखो इलेक्ट्रोलाइसिस। अब हम प्रोडक्ट देख रहे हैं सारे इलेक्ट्रोलाइसिस के। पहले वाटर का देख रहे हैं। डिफरेंट पीएच पे डिफरेंट रिएक्शंस होती है, बस प्रोडक्ट सेम रहता है। कैथोड पे अपना H2 निकलता है, एनोड पे O2 निकलता है। चलन दे। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। पहला लिख रहे हैं एट pH 0, मतलब एसिडिक कंडीशन। बस ये तुमको यहाँ पे बताने के लिए कि इस H2O से H+ जो है वो कैथोड साइड जाते हैं। एसिडिक पीएच में ये रिएक्शन याद रखने के लिए, कैथोड पे क्या रिएक्शन होती है, H++ इलेक्ट्रॉन गिव्स हाफ H2, रिडक्शन होता है। H2 कैथोड पे डिपॉजिट हो रहा है या कैथोड पे बन रहा है। एनोड पे क्या होगा, H2O पूरा जाएगा, खुद को किसमें कन्वर्ट कर लेगा, हाफ O2 में, बाकी 2 H+ रिलीज करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। ठीक है, अगर मुझे इसका ई नोट सेल निकालना तो कितना हो जाएगा, इसका ई नोट कितना होता है, कौन सा इलेक्ट्रोड है ये, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो इसका ई नोट क्या है 0। तो ये कैथोड है 0 प्लस माइनस 2.29 वोल्ट। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को मैंने डायरेक्ट ऐड कर दिया, कितना आ जाएगा इसका ई नोट, -9 वोल्ट। तो एसिडिक पीएच में ये दोनों प्रोडक्ट बन रहे हैं मेरे, ये कैथोड पे बन रहा है और ये एनोड पे बन रहा है। तुमको बस ये याद रखना। वाटर की रिएक्शंस अच्छे से 4 रिएक्शन होती है, एक ये वाली तुम ऑलरेडी जानते हो, बाकी 3 तुमको याद रखनी है। लिख लो इसको। कैथोड कैसा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, पॉजिटिव होता है ना, सॉरी नेगेटिव होता है, और एनोड पॉजिटिव होता है। क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं समझ आ रहा था? ये रिएक्शन तुम्हारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में है, जो हम इस पैटर्न में बस लर्न करना चाह रहे हैं कि कैसे होती है, याद करने में आसानी हो। अब pH 14 में OH की कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाएगी, जैसे वहां पे H+ जा रहा था, यहाँ पे OH- ज्यादा मिलेगी, तो OH- किस साइड जाएंगे, कैथोड पे जाएंगे। OH- नेगेटिव चार्ज है, किस पे जाएंगे, एनोड पे। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होती है कैथोड पे, तो पानी का ही जाना होता है, H2O प्लस इलेक्ट्रॉन, बनेगा प्रोडक्ट वही H2। तो यहाँ पे क्या निकल जाता है, OH- निकल जाता है और हाफ H2। और एनोड पे क्या रिएक्शन होती है, OH-, तो इसका ई नोट सेल निकालेगी तो क्या आ जाएगा, ई नोट सेल क्या आ जाएगा इसका, ई रिडक्शन प्लस ई ऑक्सीडेशन, तो -0.828 -0.401 उतना ही आ जाएगा, 1.229 वोल्ट। तो किसी भी सिचुएशन में कर लो, ई नोट सेम रहेगा, रिएक्शंस बस अलग अलग हो जाती है थोड़ी सी वो। और इस रिएक्शन से हम वहां पे भी जा सकते हैं। ये हमारे प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर एट कैथोड एंड एट एनोड। अगर ये रिएक्शन एक याद हो गई है तो इससे भी हम वो वाली बना सकते हैं। इस साइड 2 OH है ना, इस रिएक्शन में 2 OH ऐड कर दो, मतलब H2O प्लस 2 OH गिव्स हाफ O2
प्लस 2H प्लस, दोनों साइड ऐड करने पड़ेगी अगर एक साइड कर रहे हैं ताकि कैंसिल आउट हो जाए, 2OH माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2H प्लस और 2H माइनस कितना हो जाएगा, कितने वाटर के मॉलिक्यूल बना देगा ये? एक वाटर मॉलिक्यूल में कितने H प्लस और कितने OH माइनस होते हैं? एक एक होता है, तो ये कितने हो जाएंगे, 2H2 हो जाएंगे ना। इस साइड एक H2 है, ये इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, मेरी वही वाली रिएक्शन बन जाएगी, ताकि वो याद ना रखनी पड़े, एक से ही हो जाए। अगली ये वाली रिएक्शन उससे बन जाएगी, दोनों साइड एक एक OH माइनस ऐड कर, तो यहाँ पे H2 हो जाएगा, उस साइड एक OH माइनस बच जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो क्या बोल रही हूँ? इस साइड वाला लिख लिया है। अब बस हम इलेक्ट्रोलाइट लिखेंगे, उसके प्रोडक्ट देखेंगे क्या क्या बनते हैं कैथोड और एनोड। वो प्रोडक्ट तुमको याद रखने हैं, वो तुमको इलेक्ट्रोलाइट देके सिर्फ एनोड और कैथोड के प्रोडक्ट पूछेगा क्या होता है। सबसे पहला है, बात मत करो, मोल प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वेरियस इलेक्ट्रोलाइट। सबसे पहले देख रहे हैं मोल्टन NaCl, मतलब NaCl को मेल्ट किया हुआ है पर उसमें कोई एक्वस पानी वानी नहीं है। तो इसमें कौन कौन से आयंस है हमारे पास, कौन से आयंस है, Na प्लस और Cl माइनस, दो आयंस है। तो Na प्लस का क्या हो जाएगा, रिडक्शन, ये तो बन जाएगा अपना कैथोड पे, और क्लोराइड का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, ये बन जाएगा। इन दोनों रिएक्शन को ओवरऑल अगर हम ऐड करते हैं, ये हो गई हमारी रिडक्शन, ये हो गई ऑक्सीडेशन। इन ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी, Na प्लस Cl माइनस गिव्स Na प्लस हाफ Cl2। किसी को प्रॉब्लम इसको समझने में? तो ये मेरा प्रोडक्ट बनेगा कैथोड पे और ये बनेगा एनोड पे। तो अगर तुमसे कभी मोल्टन NaCl के प्रोडक्ट पूछ ले जाए कैथोड और एनोड पे, बता दोगे क्या होते हैं? कोई दिक्कत इसको समझने में? लिख लो इसको। यहाँ पे तो कोई कॉम्पिटेटिव आयन है ही नहीं, यही दोनों आयन है, यही दोनों डिपॉजिट होएगी। खुशबू आ गए समझ में? मैंने बोला मोल्टन NaCl कौन से आयन है इसके पास, और Cl नेगेटिव, बस उसकी रिएक्शन कर दी तो एनोड पे Na बन जाए, कैथोड पे Na बन जाएगा और एनोड पे Cl2 बन जाएगी। तो ये तुम्हारे प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाएगी, जो कैथोड और एनोड पे डिपॉजिट हो रहे हैं। ठीक है, ये लिख लो इसको ढंग से, लास्ट में तुमसे एक टेबल बनवाओगी जैसे समरी टेबल, जिसमें एनोड और कैथोड के प्रोडक्ट लिखे हुए होंगे। कब कर दो इसको, नहीं हुआ था, क्या करता है रे तू, दोनों को ऐड करके लिख दे, Na प्लस Cl माइनस गिव्स Na प्लस हाफ Cl, ये कैथोड पे और ये एनोड पे। यार एसी काम तो नहीं कर रहा है, गर्मी लग रही है। हाँ। मतलब आपने कैसे बोला कि ये जो एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, स्पॉन्टेनियस कैसे पता चले, ये पोटेंशियल ज्यादा है ना इससे, तो जो ज्यादा वाला वही रिएक्शन तो ज्यादा अच्छे से होती है। नहीं, जो भी पोटेंशियल ज्यादा हो वो रिएक्शन अच्छे से होगी। यहाँ पे कोई भी पोटेंशियल ज्यादा हो,
मतलब ई की वैल्यू जिसकी ज्यादा वो रिएक्शन ज्यादा अच्छे से हो। तो यहाँ पे दोनों की ई की वैल्यू दे रखी है, इसकी ई की वैल्यू ज्यादा है तो ये रिएक्शन ज्यादा बेटर हो। ठीक है, तो वो कोई फिक्स नहीं है रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अरे भाई क्या दिक्कत है तुमको, मतलब कोई कुछ पूछ रहा हो तुमको तो बात करनी है क्या? मौका चाहिए। अब सेकेंड लिखो, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, अब मेरे पास कौन कौन से कैटायन है सॉल्यूशन में? कैटायन क्या क्या है बताओ, कौन कौन से कैटायन रहेंगे? Na+ और H+। तो इन दोनों के बीच में, और हमने जो वो सीरीज लिखी थी अभी उसमें Na+ पीछे आ रहा था कि H+ के बाद में आ रहा था? दोनों में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है? Na+ ज्यादा रिएक्टिव, मतलब रिडक्शन किसका अच्छा होगा? H+ का रिडक्शन अच्छा होगा। तो इन दोनों में से कौन जीत जाएगा? तो ये ज्यादा, ये डिपॉजिट होगा कैथोड पे। कैथोड पे क्या डिपॉजिट होगा? हाफ H2। तो Na मत लिख के आ जाना इसके प्रोडक्ट में, ठीक है, क्योंकि ये रिएक्शन क्या है, ज्यादा मोर स्पॉन्टेनियस एज कंपेयर टू रिडक्शन ऑफ Na+। ठीक है, ये तो हो जाएगी कैथोड की बात। एनोड पे क्या होगा? एक तो क्लोराइड आयन है, और कौन से आयन है? OH नेगेटिव, या फिर पानी से O2 बनेगा, वही रिएक्शन होगी ना। एनोड का प्रोडक्ट होता है वाटर का ऑक्सीजन, और कैथोड का प्रोडक्ट होता है वाटर का H2। ये चीज ध्यान रखनी है हमेशा। तो एक तो क्लोराइड आयन से Cl2 बन रहा है, एक H2O से O2 बन रहा है ऑक्सीडेशन होकर। ठीक है, कुछ ऐसी रिएक्शन हो रही होगी। इन दोनों में से कौन विनर रहेगा? कौन रहेगा? जो हमने ओवर पोटेंशियल वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसकी वजह से ये ज्यादा डिपॉजिट होगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ठीक है, this will be deposited at anode because of over potential of H2। तो कैथोड और एनोड के प्रोडक्ट क्या बन जाएंगे? कैथोड पे क्या प्रोडक्ट है? प्रोडक्ट हाफ H2 या फिर H2, और एनोड पे Cl2। ये याद रखना है कि एक्वस में क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं। ये नेक्स्ट वाला याद रखने का है, तो प्लीज इसको ध्यान से सुनना। थर्ड जो है, aqueous solution of NaCl in amalgam। एमलगम वर्ड जहां पे भी आ जाएगा उसका मतलब क्या है? मर्क्यूरी। Na ब्रैकेट में Hg। एमलगम की स्पेलिंग में ए आता है क्या यू आता है? ए आता है ना। तो कैथोड पे ये रिएक्शन हो रही है, ये दोनों रिएक्शन रहेगी कैथोड पे, और एनोड पे ये दोनों रिएक्शन रहेगी। एनोड पे तो सेम रहेगा, कैथोड पे क्या हो जाएगा? ये ज्यादा स्पॉन्टेनियस हो जाती है, मोर स्पॉन्टेनियस, क्योंकि एमलगम की प्रेजेंस में इस रिएक्शन का ओवर पोटेंशियल बहुत बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये नहीं होती, Na वाला ही रिडक्शन हो जाता है। ठीक है, तो ये मोर फेवरेबल है।
तो इसका कुछ और रीजन हमको समझने की जरूरत भी नहीं है और ओवर पोटेंशियल की डिटेल में हम जा भी नहीं रहे। बस हमको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि जब एमलगम रहेगा तो इस रिएक्शन का ओवर पोटेंशियल बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से Na का रिडक्शन मोर फेवरेबल हो जाएगा। तो अब प्रोडक्ट क्या क्या बनेगे, कैथोड पे क्या बनेगा, क्या बनेगा, NaHg, अमलगम ऑफ सोडियम, और एनोड पे Cl2। तो हमने 4 केसेस पढ़े हैं। पहले वाटर का हाइड्रोलिसिस देखा, हाइड्रोलिसिस बोल रही हूँ, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस, उसमें क्या क्या प्रोडक्ट बन रहे थे, कैथोड पे क्या बनता है, सीधा H2 बोल दो, मतलब वो तो बैलेंस कर दोगे, 2 कर दोगे तो एक H2 बन जाएगी, H2 बनता है। और एनोड पे वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस में कैथोड पे क्या बनता है, H2, और एनोड पे कौन सी गैस बनती है, O2। उसके बाद मोल्टन NaCl करके उसमें क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं, कैथोड पे Na और एनोड पे Cl2, ठीक है। उसके बाद एक्वस NaCl की बात करते हैं, तो कैथोड पे क्या बनता है, H2 और एनोड पे Cl। और लास्ट हमने किया एमलगम की प्रेजेंस में कैथोड पे NaHg, किसी जगह Na भी लिखा हो तो उसको भी टिक कर सकते हैं अगर ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, और एनोड पे, ठीक है। ये 4 प्रोडक्ट हमको याद रखने अभी तक, बाकी कल करेंगे, आज के लिए इतना ही रख।